खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमिद बड़ी साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान को क्या 1 साल रोकने का प्लान बना लिया गया है? बज़ाहिर क्राइन यही लगते हैं कि हुकूमत जो है इट विल कम डाउन हैवी। जिस तरह से केसेस दोबारा बनने शुरू हो गए हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं कि सिलसिला जो पावर्स दैट बी वाला जो मामला है, उनकी प्रेफरेंसेस बड़ी क्लियर हैं और बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसी तरह मुल्की सियासत में जो मुज़ाकरात का सिलसिले की बात हुई, आज चौधरी फवाद हुसैन साहब के हवाले से खबर आई कि उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करने की कोशिश की है। उधर ये भी खबर सुनी कि प्रेसिडेंट अलवी साहब ने भी इमरान खान साहब को कहा है कि जनाब ज़रा हाथ थौला रखें ताकतवर हलकों के हवाले से। इसके साथ अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है। देखेंगे इसका क्या नतीजा निकलता है। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट बात भट्टी साहब हम करेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मैशत के ज़मन में। भट्टी साहब, मैं स्ट्रेट अवे आता हूँ इस बात पे। मुझे लगता है कि कोई मुज़ाकरात वाली बात कोई नहीं है। हुकूमत बड़ी सख्ती से आ रही है और जो इशारे मिल रहे हैं, सलमान शहबाज साहब वापस आ रहे हैं, मियाँ साहब की वापसी की बात हो रही है, आज इसहाक डार साहब की तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो, तो मेरा मतलब है कि चीज़ें तो वाज़ेह हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई साहब, आपको याद होगा हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इमरान खान से बैकडोर राब्ते हैं, लेकिन उन्हें एंगेज करने के लिए मौजूदा हुक्मरान किसी भी कीमत पर इलेक्शन में नहीं जाएंगी। और जो रजीम चेंज 9 अप्रैल को हुकूमत ख़त्म की थी, वो NRO पार्ट 1 था, जिसमें इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करना, और दूसरा NRO पार्ट 2 था कि तमाम सियासतदानों के मुकदमात करने। मुझे याद है इसहाक डार साहब का घर सील कर दिया गया, अरबों रुपए के केस, वो 90% 80% मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं। इमरान खान ने जो हमने भी तारीफ़ की कि जो 26 नवंबर को उन्होंने कहा मैं असम्बली तहलील करूँगा, अब तहलील ना करके इतनी बड़ी सियासी गलती कर रहे हैं जितनी हम तारीफ़ कर रहे थे। तहलील कैसी करेंगे? चौधरी परवेज अली साहब मानेंगे तो तहलील करेंगे ना, बड़ी असम्बली तो यही है। मैं तो अर्ज मुझे कर लेने दे। खुद भी इमरान खान साहब मेरा ख्याल है जज्बाती होकर बात कर लेते हैं, और उनके इर्द गिर्द आज भी इमरान खान की कश्ती को डुबोने के लिए लोग हैं। अगर आपने भाई ऐलान किया था 26 नवंबर को, तो फिर आपका काम था 5 दिसंबर तक असम्बली तहलील कर देते। अब हुकूमत को पता चल गया ये असम्बली तहलील नहीं करनी, सुन लें, PTI के खिलाफ क्रैकडाउन बहुत तेज होगा। पहले कुछ लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात कोयटा में आज हुआ, शहबाज गिल साहब पे, आजम सवाती पे जो हो रहा है, अल्लाह ताला दुश्मन के साथ भी ये ना करे। आजम सवाती के साथ जो हो रहा है, शहबाज गिल और सलमान के पास हुआ है, और एंड ऑफ द डे मौजूदा 13 जमाती हुक्मरान इमरान खान से सियासी मुकाबले में नाकामी के बाद गिरफ्तार करने से लेके इनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। लेकिन इमरान खान अब ज़्यादा ताख़ीर कर रहे हैं। ऐलानात की तक महदूद रहने से कुछ नहीं होता। यहाँ असम्बली तहलील करने का दावा ना करते, यहाँ करके दिखाएं। देखें क्या करेंगे वो, जिन लोगों को उन्होंने जो है वो बहरहाल ये देखते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कुछ कहा है, ज़रा देखें ये क्या है, बड़ा मानी खेज है। तो भट्टी साहब, ये तो फिर कोई सिविलियन डिक्टेटरशिप की बात लग रही है कि मतलब है कि ठीक है काजी साहब, उन्होंने कहा आपका शो बंद हो जाएगा, और शायद अगर ये हुकूमत ने जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है इमरान खान के बकौल, उन्होंने अपने सारे NOC ले लिए, हमजा शहबाज साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, केस सारे ख़त्म हो गए, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, और केयर टेकर के लिए हमें कोई फिक्र नहीं है। मैंने अर्ज सुन ले, जो चले गए हैं उन्होंने केयर टेकर का एक निज़ाम बना के रखा हुआ है, नाम फाइनल हो गए हैं। इमरान खान का खौफ इन्हें मुल्क को बर्बाद करने की तरफ ले जा रहा है। ये मुल्क की भूल गए हैं कि आइन में निगरान हुकूमत सिर्फ 3 माह के लिए आ सकती है। इनका ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ ले लेंगे, वहाँ अल्लाह के हुक्म से रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन ये इनकी साजिशें हैं, इनकी ख्वाहिशें हैं। उसकी वजह मेरा ख्याल है इमरान खान साहब, आप रोज़ाना चंद सहाफ़ियों को मिलने की बजाय, रोज़ाना छोटे छोटे बयान देने की बजाय एक फ़ैसला करें कि आप नए इलेक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पंजाब और KP की असम्बली तहलील करनी होगी, वरना आपके बारी बारी एक एक प्यादे को मारा जाएगा। ये मैं आपको इन्फॉर्म प्रोग्राम में कर रहा हूँ। आपकी लीडरशिप को एक एक करके निशाना लेके दिया जाएगा, फिर एंड टारगेट आप होंगे। फैसला आपने करना है। मौजूदा हुक्मरान से कैसा ना मुल्क चल रहा है, माशी तबाही, एमरजेंसी की बातें हो रही है, हर दूसरा बंदा एमरजेंसी की बातें कर रहा है, सियासी अदम इस्तेकाम। मौजूदा हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ
अपने मुकदमा ख़त्म करके और कमीशन लेके चंद लोग मुल्क से रफू चक्कर हो जाएंगे और इमरान खान देखते रह जाएंगे। नहीं बड़ी साहब, वो तो चीज़ें सामने हैं। मुझे तो ये तो हम आखिर में इस पर बात करेंगे। मुझे नहीं लगता इमरान खान इस वक्त गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अपोजिशन है। अपोजिशन तो आ रही है और वो मैशत के माज पर होगी और फिर आंख खुलेगी हमारी। मगर मैं अभी इससे सियासी हवाले से बात करूँगा। डू यू थिंक इतनी सेंस प्रिवेल करेगी कि मुल्क पहली दफ़ा एक इंतहाई इकॉनमी डायर इकनॉमिक स्टेट्स में आ गया है और ये इस वक्त सारे लगे हुए हैं कि उसको पर्चा करा दो, उसमें एन कर दो, उसके पीछे गड्डी ला दो, मतलब जो आपको पता ही है मैं किस की बात कर रहा हूँ। और मतलब है कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ऐनक पहनी है साफियाँ, उनको भी 2-4 रोज पहले डराया गया। पहले प्रोग्राम था उनकी गाड़ी को टक्कर मारे, हल्के फुल्के उतार के थप्पड़ शप्पड़ महफूज है ना, अल्लाह के शुक्र से अल्लाह ताला ने उनको महफूज रख लिया अपने नबी के सदके। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इमरान खान साहब खुदा के वास्ते मोमिन एक सुराख से नहीं डसता, या मुंह चलानी है या चुप करके बैठ जाओ जी मैंने ना अगले महीने या अक्टूबर में इलेक्शन कराने हैं। इस तरह लोग चुन चुन के मार रहे हैं, चुन चुन के वो मार रहे हैं। कैसा हुकूमती इत्तेहाद ने फैसला कर लिया कि इमरान खान को इलेक्शन नहीं देना, चाहे 100 बंदों में झूठे पर्चे दर्ज कराने हो, चाहे 100 लोगों को मारना पड़े। अब इमरान खान को ये समझ नहीं आती, चंद लोग उन्होंने बैठाए होते हैं। मैं हैरान हूँ, कोई उन्हें जाके फैक्ट्स बताते नहीं। खान साहब क्या कर रहे हैं, आप पर कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी, एक फैसला कर लें, या चुप करके खामोश होकर बैठ जाए तो यह मैदान में आए। अच्छा, ये फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ ज़रा वोकल हैं आजकल, कुछ कहा है उन्होंने। बड़ी साहब, आप ये बात मानते हैं कि इन्हें ये कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर इनको सीटें कम मिली, इनके खिलाफ धांधली हुई, जबकि मुस्लिम लीग नून कहती है हमारे खिलाफ हुई, ये सिलेक्टेड है। देखिए, मुस्लिम लीग नून कहती है, ये कहती है, दोनों के दावे अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन शफाफ नहीं थे। मैं कारी साहब बार बार इमरान खान साहब को कह रहा हूँ, खुदा करिए अपने अपने एक एक प्यादा मरवाने के लिए। फवाद चौधरी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, इस पर भी बुरा वक्त आ सकता है। हमारे दोस्त हैं पुराने, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है अल्लाह करे मेरी खबर गलत हो, लेकिन हुकूमत का ख्याल है कि इमरान खान के एक एक प्यादे को नाइंसाफ़ी करके कुचलने की कोशिश करें। इमरान खान को एक फैसला करना है, या अपने जो नादान लोग हैं उनसे बिठा के हर वक्त बातें कर ले। रोजाना 10-12 आ जाते हैं और बातें करके चलो बयान दे देते हैं। जितने बंदे खान के लिए बाहर निकलते हैं, इनके किसी प्यादे के पीछे नहीं आते। मैंने यही कादी साहब, आप ये 2-3 महीने में देखेंगे, मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, मुझे इमरान खान की इस हालत में इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, और वो अब फिर कह रहे हैं दिसंबर तक। नहीं, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मैं कहता हूँ कि चिमड़े रहें, हुकूमत से चिमड़े रहें, गैर कानूनी कानूनी जो भी तरीका है हम तारीख में देखते आए, ये सब कुछ चलता रहता है। मगर सवाल ये है कि इस वक्त जो अभी हम आखिर में बात करेंगे, ये नहीं आप समझते कि ये अगर चिमड़े रहते हैं, मैं ये ब्रेक के बाद सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ये चिमड़े रहते हैं और मैशत कोई ये रॉट को रोक नहीं पाते, तो फिर अवाम सोए रहेंगे। अल्लाह करे सोए ही रहें। बहरहाल एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बड़ी साहब से इसका जवाब लेते हैं। वेलकम बैक। बड़ी साहब, मैं जल्दी से आपसे पूछता हूँ कि यूँ कहते हैं ना, कॉमन सेंस कुछ बड़ी अनकॉमन चीज़ होती है और जब बंदा इक़्तिदार में हो तो अकल गाटी हाथ मारता है। तो ये इन हालात में तो चाहिए कि खान से बात करें, उससे निकलें। यार, खान से उन्होंने नहीं बात करनी। खान साहब को भी नादान दुश्मनों को पास रखने का शौक है। खान साहब को मेरी समझ से बाहर है। अगर मैं हूं तो मैं उनके कुछ एडवाइजरों को छुट्टी करा दूँ। मैं कह रहा हूं, खान साहब के बारे में एक खौफनाक प्लानिंग बन चुकी है, जिसके असरात आने शुरू हो गए हैं आने वाले दिनों में। बट साहब, मैं भी एक बात बता दूं, दे आर प्लेइंग विद फायर। आई डोंट नो, मैं एक बात आपका राइट है, जो है सिलसिला है। अच्छा, ये पंजाब में भी चौधरी साहब ने रिलेक्टेंस का साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, तोड़ देंगे खान साहब जब हुक्म करेंगे, मगर 4 महीने ज़रा रुक के, तो वो इधर भी कुछ चेंज ऑफ हार्ट्स हो चुकी है। यार, बहुत कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब ने, मैंने गुजारिश की है कि अगर कोई भी शख्स खून खार बिल्ली आ रही है आंखें बंद कर रहा है, या भाई फैसला कर ले। यानी खान साहब को अब ज़्यादा वक्त नहीं है। सियासी पॉपुलर है, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है, इसमें 1% भी डाउट नहीं, लेकिन जितनी ताख़ीर कर रहे हैं, इनका नुकसान होने का खदशा है। कल क्या होता है, मैंने अपनी खबर दे दिया, और इनके खिलाफ और क्रैकडाउन तेज़ होगा। चलें, तेज़ होगा, हम देखेंगे। मगर मैं इसको समझने में, वैसे तो बड़े बड़े जबर होते हैं तारीख़ में, हमने देखा है, और ज़्यादा जो वीक हुक्मरान होते हैं, ज़्यादा
जो वो ज़्यादा जबर करने की भी उनमें वो होती है, क्योंकि खौफ के मारे होते हैं। हमारा मुझे नहीं पता क्या होगा, ये क्या नहीं होगा, मगर एक खबर और है, बड़ा उसको हम अप्रिशिएट करते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से लिया है अपने, लेकिन इस पर आने से पहले मैं आपको फवाद चौधरी साहब का एक और शॉर्ट सुनवाता हूँ। सुनाएं जी। जी मैं नहीं बोला साहब, आज से सबसे बड़ी खबर, साबिक वजीर इत्तलात, वजीर खारजा फवाद चौधरी का क्या कहते हैं, साइंस भी थे, वजीर दाखिला भी थे मेरा ख्याल है। फवाद चौधरी साहब के कुछ दिन रहा, दाखिला तो नहीं थे शायद, चलो नहीं थे यार। उन्होंने कहा जो दस्तखत गन पॉइंट पे होते हैं उसमें जमहूरियत मनो मने मट्टी तले दफन हो चुकी है। आप नहीं मानते, आपको शौक है, आप पूरा कर लें। ना जमहूरियत थी, ना जमहूरियत है, ना जमहूरियत चल रही है। दूसरी बात, अरशद शरीफ नहायत अदब एहतराम से, बहुत अच्छी बात है, सो मोटो लिया, लेकिन शहीद की वालदा का एक मुतालबा था, पूरी पाकिस्तान की सहाफ़ी कम्युनिटी और इंटरनेशनल तमाम दुनिया का मुतालबा था कि इसका सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। सो मोटो का नहीं था, मैं अदब एहतराम से, नहायत हमारी अदालतें आखिरी हैं, इसके बाद ऊपर अल्लाह है सुप्रीम कोर्ट के बाद, लेकिन मुतालबा ये था। रिपोर्ट आई नहीं आई, और एक वो फैक्ट फाइंडिंग जिसमें फैक्ट नहीं है, बाकी सारा झूठ है, जो कुछ टीवियों पे खबरें चल रही हैं। अरशद शरीफ ने इसलिए मुल्क छोड़ा कि उसमें मुकदमा था। ये तो भाई पहले दिन से हम कह रहे हैं उस पर झूठे मुकदमा था। ये बताओ दर्ज किसने कराए? तुम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हो ना, आपने कहा जी मुल्क उसने इसलिए छोड़ा कि मुकदमा थे। और भाई नहीं, उसको कत्ल किया जा रहा था। फिर आपने कहा दुबई से निकलवाया गया। ये नहीं बता रहे कि खतरा था किससे, कह रहे हैं 11 में से 2 बंदे बताए। ये नहीं बता रहे कि झूठे मुकदमे कराए किसने। काजी साहब ये एक ही हल है, अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस फुल बेंच नहीं, फुल बेंच मुकम्मल का जुडिशल कमीशन बन जाए। अदरवाइज अगर वजीर दाखिला से रिपोर्ट मांगी रही, यकीनन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा, रिजल्ट 0 होगा। अरशद शरीफ के शहीद के केस को 0 कर दिया जाएगा। अब जो मुकदमा में भी उन्होंने फरमाया है, अरशद शरीफ की वालदा की दरख्वास्त पे होना चाहिए, कोई और पर्चा हुआ, क्योंकि मुझे पता चला है आज उन्होंने दरख्वास्त में जिनके नाम लिए हैं, सुना उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा, तो वो भी आईवाश होगा। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बताए ना वो क्या कह रही है। हाँ जी उन पर झूठे पर्चे हैं, तो बताओ झूठे पर्चे दर्ज किसने करवाए? ये तो पहले दिन से अरशद शरीफ में आप पूरी पाकिस्तान को उम्र हो रही है। उन्होंने कहा मुल्क बदर करवाया नहीं, मजबूर किया, उसके घर में मारने गए, इस वजह से उन्होंने मुल्क छोड़ा शहीद ने। लेकिन उनके नाम ही नहीं ले रहे किसकी वजह से मुल्क छोड़ा। दुबई कहते हैं कि मुबैना तौर पर इतला, बताओ किसने किया? ये तो सारी दुनिया को पता है, उसको टारगेट करके मरवाया गया। वजीर दाखिला खुद कह चुके हैं, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खुद कह चुके हैं, जो हुकूमत पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना दे शहीद की वालदा और बेवा को, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ना दे, वो क्या इंसाफ करेगी? तो सुप्रीम कोर्ट से नहायत अदब से गुजारिश है, खुदा के वास्ते सो मोटो के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के जज साहिबान पर कमीशन बनाएं। अदरवाइज इंसाफ होता हुआ हमें इस हुकूमत से इंसाफ की तवक्को नहीं, लेकिन जज साहिबान का हुक्म यकीनन सादा सी बात है। ज़ाहिर जहाँ पे पर्चे दर्ज हुए हैं, जो लोग हैं उनके शनाख्ती कार्ड भी होंगे, उनको बुलवा के पूछ लें। नहीं कहे साहब, आप इस पे कल को आपका भी नुकसान हो सकता है इस मामले में। सीरियसली हम क्या कह रहे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जी पहले अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने किया था, सरकार के पैसों पे दुबई गई, कीनिया गई, और आके क्या दे रहे हो कागज? और ये तो हमारा मुतालबा है, हम पे 16 पर्चे झूठे हुए, हमारी जिंदगी तंग की गई शहीद अरशद शरीफ की, वो मुल्क से डर के भागा के इधर मुझे शहीद कर दिया जाएगा दुबई। आप बताओ ये किसने पर्चे दर्ज करवाए? किसका खौफ था? अरशद शरीफ ने आखिरी वीलॉग किस पे किया, प्रोग्राम 6 महीने से किस पे कर रहा था, ट्वीट पे किस पे शुबा कर रहा था? वो तो एक शख्सियत का नाम ले चुका है कोड वर्ड में कि ये मुझे मरवाना चाहते हैं, कोड वर्ड में। चलें हम सुप्रीम कोर्ट से तो ये करेंगे, लेकिन ये कल शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत ही हमदर्द इज़हार किया। हालांकि मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं की थी जब ये केसेस बने थे इस्लामाबाद। काजी साहब, आप मोहतरम शहबाज शरीफ साहब काबिल एहतराम। शहबाज शरीफ साहब मुझे ये बता दें, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब इस तरह नहीं चलेगा काम। आप बताएं, आपकी हुकूमत में पर्चे 16 हुए, जाली हुए, किसने दर्ज करवाए? किसका दबाव था आप पे? पैसे लेके किए,
सहाफत पर कदगन लगाने के लिए अरशद शरीफ शहीद के कातिल अजाब इलाही में निशान इबरत बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये सब गोल कर रहे हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है उनसे इनकी तकरार हुई है, आज उनका प्लाजा बंद कर दिया सेंटोरस। तो काजी साहब ये या कानून है, इंतकामी कार्रवाई है ना। वज़ीर आज़ाद कश्मीर के काबिल एहतराम, उन्होंने कोई बात की होगी, हो सकता है वो मुनासिब हो या ना हो। क्या ये अख्तियार से तजावज़, दुकानें हैं, लोगों के कारोबार हैं। साहब अरबों रुपए का है। आप इंतकाम और ताकत में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपने वो प्लाजा सील कर दिया। लाहौर समेत पाकिस्तान में 90% प्लाजा गैर आईनी है, वो प्लाजा सील कर दिया आज़ाद कश्मीर के। क्या नाम है वज़ीर आज़म साहब? इंतकाम इस हद तक चले गए, अख्तियार से तजावज़। वो मैंने उस सरदार तनवीर रियाज साहब हैं, अभी मैं सुन रहा था, प्रोड्यूसर बता रहे थे हमें कि भाई वो अता तारड़ साहब तो कह रहे हैं उन्हें हम पाकिस्तान में नहीं घुसने देंगे। बड़ा माशाल्लाह। मेरी बात सुन ले, दुनिया में सबसे बुरा नशा ताकत का है। जब इंसान के पास ये ताकत आ जाए ना और वो खुदा समझने लगे, खुदा ना खास्ता कि मैं फलां को कत्ल करा दूं, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, मैं इस पे झूठे मुकदमत करा दूं, मैं इसे कत्ल करा दूं, जख्मी करवा दूं, मरवा दूं, तो उस वक़्त रब के हजूर होके करे ये नाइंसाफ़ी और जुल्म की जो दास्तान बना रहे हैं ना ताकत के जोर पे, अरशद शरीफ के साथ जो किया। अब ये मैं सरदार साहब को नहीं जानता, सेंटोरस के मालिक को, लेकिन मुझे दुख है यार, कल उन्होंने सरदार साहब ने इख्तलाफ किया, आज आपने उसका कर दिया। यार कब तक ताकत में इंतकाम करते रहोगे और जुल्म करते रहोगे, ज्यादती करते रहोगे, नाइंसाफ़ी? बस करो यार। लेकिन बड्डी साहब वो हमारे बुजुर्ग कहते थे, अ मैन एट द ब्रिंक ऑफ प्रेसिपिस स्टॉप्स रीजनिंग। और फिर उसने कहा था जो अल्लाह ताला जिनको बर्बादियाँ मकसूद हों पहले उनके दिमाग मौफ कर देता है। अंग्रेजी का बड़ा पुराना मुहावरा है। मगर सवाल ये है कि मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के साथ तो बहुत लोग हैं बेशक अपनी जगह पे, मगर ये जो इकोनॉमिक स्लाइड है अगर इसको अरेस्ट नहीं किया जाता, देखिए ना, अंदाज़ा नहीं है, मुस्कुरा के हमें वज़ीर बताते हैं ये वो, लेकिन अभी हफीज़ पाशा साहब से थोड़ी देर बाद बात होगी तो हम देखेंगे कि क्या हालात हैं। तो ये ना हो कि एक ब्रेक है, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, मगर ये कि ये काजी साहब इस मुल्क की किस्मत को ब्रेक लग गई है, इस मुल्क में इंसाफ को ब्रेक लग गई है। यहाँ फिर 200 मीटर पर चल रहा है जुल्म ज़्यादती, झूठे मुकदमा, लोगों को मरवाना, कत्ल कराना, धमकियां देना। अच्छा बड़ी साहब ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ पाशा होंगे, बहुत रोशनी डालते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारा माशी मुस्तकबिल क्या है और इसके सियासत पे क्या असरात होंगे। क्या वाकई ये इमरान से बड़ी अपोजिशन खुदा न खास्ता तो नहीं बन जाएगी? इजाज़त, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें इस सेगमेंट में मारूफ मैशदान डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने ज्वाइन किया, हमेशा में गाइड करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। सर मैं सवाल में एक बुनियादी शुरू आगाज़ करता हूँ कि इस सारी जो एक नॉइज़ है पॉलिटिकल और जो एक पॉलिटिकल हलाबलू जिसे आप कह सकते हैं, उसके पीछे सबसे अहम स्टोरी तो इकॉनमी की है और उसमें आज जो खबरें आई हैं वो कुछ अच्छी नहीं हैं। सोयाबीन के हमारी वहाँ पे शिपमेंट्स पड़ी हैं, हम निकलवा नहीं सकते, इंतहाई इम्पोर्टेंट एलसीज नहीं खुल रही। और लेकिन हमें मिनिस्टर जो हैं ये बता रहे हैं, मुसद्दिक मलिक साहब का मैं देख रहा था कि देयर इज़ नो ख़तरा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप कैसे देखते हैं, क्या ये स्टोरी ओवरटेक नहीं कर जाएगी उस तमाम डिन या सेंसलेस नॉइज़ जो हम सियासी देख रहे हैं? आप कैसे देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट के तौर पर डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल यही है कि देखिए, जो ख़तरा इस वक्त है कि हम अपने बाहर के जो हमें पेमेंट्स करने हैं वो बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब आप ये देखिए कि हैरत अंगेज़ कमी आई है कुछ चीज़ों में। आपको हैरत होगी शायद सुन के कि जो हमारी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनके जो प्रॉफिट है वो जो बाहर वो अपने हेड क्वार्टर्स को बेचते हैं उसमें 95% कमी आई है। अब आप ये सोचिए कि इस तरह तो वाज़े हो चुका है बाहर के इन्वेस्टर्स को कि पाकिस्तान में अब पैसा लगाना नामुनासिब है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो फ़र्क पैदा हो चुका है रुपए की कदर में, आपके ओपन मार्केट रेट और आपका फ्लोटिंग जो ऑफिशियल रेट है वो इतना बढ़ चुका है कि रेमिटेंसेस में कमी आ रही है, लोग डाइवर्ट कर रहे हैं पैसे। आप ये देखिए कि बहुत से
एक्सपोर्टर्स भी अपनी रेवेन्यूज कम बता रहे हैं। इस तरह के जो हालात हो रहे हैं वो यकीनन इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के रिजर्व्स जो कि बहुत कम हो चुके हैं, तकरीबन सिर्फ $7 अरब रह गए हैं, और उसमें से कुछ पैसे ऐसे हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया का जो डिपॉजिट है उन्होंने इसी कंडीशन में रखा है कि वो डिपॉजिट रहेगा, और IMF का प्रोग्राम जारी रहेगा तो वो रहेगा। तो लिहाजा देखिए, हम सब बहुत परेशान, हमारे मुल्क के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं। और मैं ज़रा एक फ़र्क आपको बता दूं कि 1998 में जब हम हुकूमत में थे और फाइनेंस पोर्टफोलियो कुछ वक्त मेरे पास था, उस वक्त मुल्क में सियासी हालात बहुत अच्छे थे, और सारी जो सियासी ताकतें हैं और अवाम सब मिलजुल कर इस बात पे तय हो चुका था कि हम अब एक्सप्लोजन करेंगे जो भी हो जाए। इस तरह की पॉलिटिकल कंसेंसस और स्ट्रेंथ इस वक्त चाहिए ताकि हम सख्त इक़दाम ले सकें और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की कोशिश फौरन से फौरन करना शुरू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि आप हमेशा इन चीज़ों की निशानदेही करते रहे, एक अरसे से हमारी रहनुमाई करते रहे, लेकिन बनती है कि हुकूमत के चेहरे पे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। पिछले चंद दिनों से हर तीसरा आदमी सवाल कर रहा है एमरजेंसी क्या होती है और डिफ़ॉल्ट किसी का मुल्क करना क्या होता है। अगर आसान लफ्ज़ों में इस 22 करोड़ आवाम सुन रही है, ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाएं एमरजेंसी में क्या क्या होगा, और खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट करते हैं यहाँ जो इकानमी माशी एमरजेंसी ये है क्या चीज़ें। बात दरअसल ये है कि खुदा न खास्ता अगर हमें मुश्किलात पेश आएँ, बाहर के जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, इंपोर्ट की फाइनेंसिंग और जो कर्ज़े हमने लिए हैं उनके वापसी, तो फिर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक तरह से बाहर से सिलसिला बिल्कुल बंद हो जाए और आपको इंपोर्ट करने में बेशुमार दिक्कतें पेश आएंगी। मैं आपको अगर मुनासिब समझें तो 2-3 मुल्कों का एग्जाम्पल दे दूं। इस वक्त बहुत से तकरीबन पाकिस्तान के अलावा 24 और मुल्क ऐसे हैं जो दिवालिया के करीब हैं। उनके मैं आप कुछ 2-3 एग्जाम्पल दूं कि क्या होता है जब आप डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते हैं। श्रीलंका का देख लीजिए एग्जाम्पल। पिछले साल डिफ़ॉल्ट होने से कुछ दिन पहले तक सालाना उनके अफरात ज़र की रफ्तार 70 से तकरीबन 90% तक पहुंच। हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से इस वक्त पहले 6 महीने में तकरीबन 6 महीने से 5 महीने में एक कमी कोई इतनी ख़ास नहीं आई है, तकरीबन 10%। खुदा न खास्ता अगर आप डिफ़ॉल्ट की तरफ ज़्यादा तेज़ी से चले जाते हैं तो अफरात ज़र की रफ्तार बहुत बढ़ती है, रुपए के कदर में बेशुमार कमी आती है, और साथ साथ आप इंपोर्ट नहीं कर पाते तो बेसिक एसेंशियल आइटम्स की सख्त कमी शुरू हो जाती है। कुछ अरसा श्रीलंका में एक खतरा पेट्रोल का मौजूद नहीं था। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक हालात हो सकते हैं। इसलिए मिलजुल कर फॉर गॉड सेक हमारी सियासी ताकतें और इस्टेब्लिशमेंट वगैरह खुदा के लिए इमरजेंसी की तरफ जाएं, और इमरजेंसी इस तरह से हो कि एक कंसेंसस के बेसिस पर कुछ ऐसे इक़दाम लिए जाएं जिससे हालात कुछ बेहतर हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी सबमिशन है फिर एक एमरजेंसी जो बैंक में होते हैं, एमरजेंसी और करेंसी बहरान की भी खबरें आ रही हैं, इनकी ज़रा थोड़ी सी आसान लफ्ज़ों में रहनुमाई फरमा दें। बहरान ये हो सकता है कि देखिए खतरा जो है, आपके रिजर्व्स जब सिर्फ 1 महीने के लेवल पे रह जाते हैं बरामदात को फाइनेंस करने के लिए, तो ये तो तकरीबन जैसे, और उसमें भी मैंने पहले आपसे कह दिया है कि कुछ रिजर्व्स ऐसे हैं जिनको हम फौरन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो होता यह है कि करेंसी में बेशुमार तेज़ रफ्तारी से कमी आना शुरू हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है करेंसी। अब जिस तरह देखिए
180 रुपए से 350 रुपए तक पहुंच गई श्रीलंका की करेंसी 1 साल के अंदर। तो इसलिए आपको इमरजेंसी प्रोविजंस इसलिए होते हैं कि कुछ आपको टफ किस्म के लॉज भी लाने पड़ते हैं, आपको अपने जो टैक्स पॉलिसीज हैं उनको सख्त करना पड़ता है, आपको मुख्तलिफ जो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, अब देखिए स्मगलिंग हो रही है करेंसी की अफगानिस्तान की तरफ, उसे रोकना है, उसके लिए सख्त इक़दाम लेने हैं। तो इमरजेंसी में प्रोविजंस ये होते हैं कि आप सख्त से सख्त इक़दाम ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी यानी मैं अभी फेडरल मिनिस्टर जनाब मुसद्दिक मलिक साहब को भी सुन रहा था, ये कैसे कह रहे हैं कि ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, नंबर एक। और दूसरी बात ये डॉक्टर साहब कि वो कौन से फौरी इक़दामात हैं, अगर ये कंसेंसस, अव्वल तो कंसेंसस लग ही नहीं रहा, विक्टिमाइजेशन लग रही है अपोजिशन की बुरी तरीके से, तो ये तो सोच का आलम है मेरे ख्याल में। लेकिन क्या वो मेजर्स हो सकती हैं जिनको फौरी तौर पर अडाप्ट करके हम इस रॉट को रोक सकें? सबसे पहले हमने अपने दरामदात को इस हद तक खोल दिया है, हर दरवाज़ा खुला हुआ है। हमने अपने जो ड्यूटीज़ हैं, टैरिफ जिसे कहते हैं, आपको हैरत होगी पिछले 20 साल में हमने जो सबसे बड़ा टैरिफ होता था पाकिस्तान में, 93 में मैं कॉमर्स मिनिस्टर था, उस वक्त जो इंपोर्ट टैरिफ था वो 120% मैक्सिमम था। आज मैक्सिमम टैरिफ 20%। हमने दरवाजे खोल दिए हैं और हमारे टैरिफ हिंदुस्तान में 18% एवरेज, बांग्लादेश में 14% एवरेज, हमारे यहाँ 10% एवरेज। हमने तो दरवाजे खोल दिए, हर तरह के इंपोर्ट पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आपको थ्रू प्रॉपर टैरिफ मैकेनिज्म, थ्रू प्राइसिंग आपको रेगुलेट करना है। इस वक्त ये एलसीज का रोकने का सिलसिला बिल्कुल नामुनासिब है, इसलिए कि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आर्बिट्ररी है, कोई पॉलिसी के तहत नहीं। आप जिसको चाहे रोक रहे हैं, जिसको चाहे छोड़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। आपको पॉलिसीज लाने हैं। एक्सचेंज रेट में जो फर्क आपने पैदा कर दिया है कि आपका ऑफिशियल रेट 224 के करीब है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्लैक मार्केट में ये 250 उससे भी ज्यादा जा चुका है। तो ये गैप बंद करना है, इसलिए कि इस गैप की वजह से आपके रेमिटेंसेस कोलैप्स हो गए हैं, आपके एक्सपोर्ट अर्निंग्स कम हो गए हैं। तो ये 2-3 सख्त इक़दाम लेने हैं, एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिव देने हैं और इंशाल्लाह अगर आपने एक्सपोर्टर्स को बेहतर एक्सचेंज रेट दिया तो एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकता है जिस तरह पिछले साल हुआ। तो ये अर्जेंट इमीडिएट मेजर्स हैं, फौरन लें ताकि तिजारती खसारा कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश है, पहले मिफ्ता इस्माइल साहब इसहाक डार पर तनकीद कर रहे थे, 2-3 रोज आए तो उन्होंने कहा तमाम जिम्मेदारी मिफ्ता इस्माइल साहब है, इसहाक डार साहब का कहना था। और दूसरा वो कह रहे थे IMF की मुझे परवाह नहीं है, जाते हैं तो जाएं। क्या IMF को पीछे करके हम आगे निकल सकते हैं, मुल्क में इस बहरान से निकल सकते हैं? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता, हम सब नहीं चाहते कभी कि IMF पाकिस्तान में आए और सख्त इक़दाम तो हमें प्रेशर डाले। देखिए, इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिट वर्दीनेस ना होने के बराबर हो चुकी है। हमारे क्रेडिट रेटिंग्स बेतहाशा गिरा दिए गए हैं। सिर्फ हमारे पास एक छतरी है IMF की, जिससे एक मैसेज जाता है इंटरनेशनल लेंडर्स को कि पाकिस्तान इज फॉलोइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल पाथ। उसलिए आपको शायद थोड़ी सी सपोर्ट मिले। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक वगैरह, जो हमें काफी पैसा देते हैं, वो जिस दिन IMF प्रोग्राम खत्म हुआ उस दिन वो चले जाएंगे। तो लिहाजा हमें मजबूरन इस वक्त बहुत सख्त IMF की छतरी की जरूरत है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता, हम कोई नहीं चाहते कि IMF प्रोग्राम हो, मगर इमरजेंसी है, हालात बेतहाशा खराब है, आपकी स्टैंडिंग खत्म हो चुकी है। अच्छा जी जी गो है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्लीड जहाँ हुई है इकॉनमी, अब लॉन्ग टर्म मेजर्स हो सकते थे। 475 बिलियन रुपीस हमने के इलेक्ट्रिक को दिए, दैट प्राइवेटाइजेशन फ्लू ऑन आवर फेस।
इसी तरह IPPs में हमारी खौफनाक ब्लीडिंग है, हमारे जो मिलिट्री के एक्सपेंडिचर्स हैं उससे भी ज़्यादा हमारा जो है वो सर्कुलर डेट है। तो ये जो ब्लीड हुई है इकॉनमी और हो रही है, क्या इसको रोकने की ज़रूरत है या रुक सकती है ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर? रुक सकती है, ये डिसीजन आप ले लें। देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के बेशुमार तकरीबन 85 एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जो कमर्शियल काम करते हैं, उन पर जो बोझ बजट पे पड़ रहा है, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, तकरीबन 1700 अरब है, जबकि हमारा डिफेंस का बजट जो पिछले साल था 1450 अरब के करीब। तारीख में पहली दफ़ा डिफेंस बजट से भी ऊपर हमारे जो खर्चे हैं सब्सिडीज वगैरह ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। यू हैव टू लॉन्च ए मेजर प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। अब ये मैं मानता हूँ कि आप KESC के केस में नामुनासिब डिसीजन लिया, मगर अब वक्त आ गया है कि जो लॉस मेकिंग आपके एंटरप्राइजेस हैं और काफ़ी बेशुमार हैं इस वक्त, वो अगर मोनोपोलीज नहीं हैं और कंपटीशन में हैं तो उनको आप मेरे ख्याल से तो डिसइन्वेस्ट करके प्राइवेटाइज करें, और दूसरी तरफ आप कोशिश ये करें कि बाहर से किसी तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह करके इन इदारों को बचाने की और उनको थोड़ा सा प्रॉफिटेबल करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों से हमने लिस्ट तो बना ली है कि ये आइटम्स जो प्राइवेटाइजेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी ज़िम्मन में सवाल है, ज़िम्मन पे भट्टी साहब करते हैं। हमने PTC बेचा, आखिरी प्रॉफिट जो मैंने देखा नेट पे 28 बिलियन का था और उसका जो रेवेन्यू था ग्रास वो तकरीबन मेरे ख्याल में 80 बिलियन बनता था। वहाँ इस साल जो मुनाफा हुआ है वो 8 बिलियन का हुआ है और जो मेरी इतला है वो उसकी पुरानी तारें और असासे बेच के प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरीके से जो हमारी जो थी स्टील मिल, उसका आखिरी प्रॉफिट जो है जनरल साहब जब थे, क्या नाम है, क्यूम, तो हमने 5 या 6 अरब या 8 अरब गालबन साल का पोस्ट किया था। तो वी पुश देम इनटू लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज बाय प्राइवेटाइजिंग देम, एम आई राइट? देखिए, बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन से पहले होता यह है कि बेशुमार इदारों में जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बढ़ा दिया जाता है। कराची स्टील मिल इज एग्जांपल ऑफ दिस ओवर एम्प्लॉयमेंट। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान में शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग इदारा पब्लिक सेक्टर में कौन है। आप ये सोचिए कि मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको हैरत होगी। The largest loss making entity in Pakistan is the National Highway Authority। कभी किसी ने सोचा था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इतने लॉस में जाएगी? क्या वजह है? वजह यह है कि आपने मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स जो हैं अपने हाईवे सिस्टम्स की, कम से कम उसकी रिकवरी तो टोल सिस्टम से आप लाने की कोशिश करते, आपने नहीं किया है। और नतीजा ये है कि 20% तकरीबन लॉसेस जो हैं वो एक इदारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वजह से होगा। इसके बारे में तकरीबन किसी को इस बात का इल्म तक नहीं है कि कौन सा इदारा सबसे बड़ा लॉस कर। ये NHA में ये तो कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से पोस्टिंग मिलती होती थी। यहाँ पे मैं जो कुछ खबरें जानता हूँ, NHA तो सुना है गोल्ड माइन रही है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, इसलिए रही है कि सबसे बड़ा एलोकेशन हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो फेडरल का है वो जाता है हाईवेज को। तकरीबन 20% सिर्फ हाईवेज को जाता है। हाईवेज में माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का बहुत काम होता है और कंस्ट्रक्शन में तो आपको पता है कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब गुजारिश है, आप जो सही फरमा रहे हैं, जब कंस्ट्रक्शन में एक आप 10 अरब का काम देंगे और 2 अरब रुपया उसमें से कमीशन खा ली जाएगी तो वजन तो सारा पब्लिक पे पाएगा ना। एग्जैक्टली, ये मसला है आपके साथ और इसीलिए तो ये इदारे इतने लॉस में जाते हैं। ये तो सबसे बड़ा मसला है। आज तक बहुत कम लोग, हम तो रिसर्च करने वाली कौम है,
तो हमें तो पता है कि कौन सा लॉस मेकिंग अथॉरिटी सबसे ज्यादा आमतौर पे लोग देते हैं एग्जांपल रेलवे का, जिसका लॉस तकरीबन 50 अरब है, और पीआईए जिसका लॉस तकरीबन 30 अरब है। मगर आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो बेशुमार पैसे उनके पास प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं, सबसे बड़ा लॉस उनका है। डॉक्टर साहब, उधर तो मुबैना तौर पे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि रोड बनाओ ना बनाओ, पैसे ले लो। इस किस्म की बहुत सारी खबरें हमारे पास आती हैं और आज आपने हमारी आंखें खोल दी कि असल मगरमच्छ तो कहीं और छुपे हुए हैं और हम इधर उधर देख रहे हैं। ये आपको एग्जाम्पल तो अभी मिला होगा ना, सिंध में जो आजकल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि तकरीबन 2 अरब पैसे गायब करती कंस्ट्रक्शन। एक केस में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम बात एक ही थी, हमारी इंडस्ट्री जो कुछ हमें फॉरेन एक्सचेंज ला कर देती थी, इस दफ़ा 40% कम होगी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, कॉटन की जो है, और वो भी हमें पता नहीं 7 मिलियन बेल जो हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा एम्प्लॉयमेंट पे और मैशत पे? देखिए, आपका वो टेक्सटाइल सेक्टर है, वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 40% आपके रोजगार लार्ज स्केल इंडस्ट्री में टेक्सटाइल देता है और एक्सपोर्ट में 60% शेयर है उसका। अब आप ये देखिए कि पिछले 4 महीने में 5 महीने अब तकरीबन आपने कुछ ऐसे अजीब पॉलिसी एलसीज के खोलने की बनाई हुई है कि जो आपको आर्ट सिल्क एंड रेयन टेक्सटाइल्स चाहिए, कॉटन चाहिए, उनकी इंपोर्ट आपने कम कर दी है बहुत, 30-40%। आप मुझे ये बताइए कि जब इस वक्त आपको कॉटन के तकरीबन 60 से 8 मिलियन बेल्स की जरूरत है, आपने पिछले महीने में कम इंपोर्ट की है, और जो आपके इनपुट्स हैं फॉर एक्सपोर्ट्स, आर्ट सिल्क रेयन वगैरह, वो भी बहुत कम कर दिए आपने। तो आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर अलावा एक प्रोडक्ट के, जो अल्लाह के फजल से अभी तक कामयाब है एक्सपोर्ट्स में, एक ही प्रोडक्ट है, और वो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, जिसमें तकरीबन 50% इजाफा हुआ है। बाकी सारे लाइंस जो हैं वो तकरीबन नेगेटिव में जा चुके हैं, और अब आप देखेंगे कि ये हमारा रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट भी मुतासिर होगा, इसलिए कि इनपुट्स बाहर से जो आने हैं वो नहीं आ रहे। मैं लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब कि ये बताएं कि देखें कौन आंखें खोलेगा। आप देख रहे हैं कि कोई मूवमेंट नहीं थी डिफ़ॉल्ट से पहले श्रीलंका में, और आराम से ख़ानदानों के माबैन जो है म्यूजिक कल्चर इक़्तिदार का चल रहा था, घरों से निकाल के लोगों ने जाके जो किया। तो डू यू थिंक कि कोई आंखें खोलेंगे और बेटर सेंस प्रिवेल करेगी? आर यू ऑप्टिमिस्टिक? देखिए, बस हम दुआ कर सकते हैं, ये हमारा मुल्क है, हम सब ने अपनी जान और जिंदगी गुजारी है इस मुल्क। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें हमेशा गाइड करते हैं, और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ उन तक पहुँचा दे जो साहिब इख्तियार हैं, और हम किसी भी मुश्किल से बच सकें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। इजाज़त दीजिए, कल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।